नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने भारत के क्रिप्टो यूजर्स को ना सच में हिलाकर रख दिया था। हाँ, वो वजीर-एक्स वाली घटना। हाँ, याद है 2024 में वजीर-एक्स पर हुआ वो बड़ा साइबर हमला, करीब $235 मिलियन, यानी आप सोचिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो चोरी हो गई थी। बिल्कुल, वो रकम इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक तरह से सनसनी फैला दी थी। और ये भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक के लिए बहुत बड़ा झटका था। हाँ, और सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था ना, लोगों का भरोसा भी वो दांव पर लग गया था। सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे कि भाई ये हो कैसे गया। और अब काफी समय बाद इस कहानी में दो बड़े मोड़ आए हैं। मतलब दो बड़ी बातें पता चली हैं। हाँ, पहला ये पता चला है कि आखिर इस हैकिंग के पीछे मतलब किसका हाथ था, कौन थे वो लोग। और दूसरा, जो शायद सबसे अहम है, जिन यूजर्स का पैसा फंसा था ना, उनके लिए एक नई रिकवरी योजना पर बात आगे बढ़ी है, उसे मंजूरी मिल गई है। ओके, ये तो बड़ी खबर है, यूजर्स के लिए खासकर। हाँ, तो आज हम इन्हीं दो बातों को थोड़ा खोल कर समझेंगे कि ये हैकर्स कौन है और ये नई रिकवरी योजना असल में काम कैसे करेगी, यूजर्स के नजरिए से ये क्या मायने रखती है। हाँ, ये दोनों बातें जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये समझना कि हमलावर कौन था, कितना खतरनाक था, और दूसरा ये कि भाई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का रास्ता क्या निकला है। लाखों लोगों की नजरें इस पर टिकी थीं। तो चलिए पहले उस हैकिंग की बात करते हैं। 2024 की घटना, $235 मिलियन की चोरी। अब जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। क्या पता चला है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उंगली उठाई है नॉर्थ कोरिया के कुख्यात लाजरस ग्रुप पर। ओहो, लाजरस ग्रुप। हाँ, ये नाम सुनते ही तो साइबर सुरक्षा की दुनिया में खतरे की घंटी बज जाती है ना। बिल्कुल सही। लाजरस ग्रुप का नाम आना इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। देखिए, ये कोई छोटे मोटे हैकर्स का ग्रुप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका नाम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी साइबर चोरियों और हमलों से जुड़ा है, चाहे वो बैंकों पर हमले हों या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर। इनका तरीका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। और ये माना जाता है कि इन्हें कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरियाई सरकार का समर्थन हासिल है। ओह, मतलब ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, इसके पीछे शायद और भी बड़े मकसद हो सकते हैं। हाँ, अक्सर ये माना जाता है कि लाजरस ग्रुप क्रिप्टो इसलिए चुराता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए नॉर्थ कोरिया के लिए फंड जुटाया जा सके। अच्छा। क्रिप्टो की दुनिया थोड़ी गुमनाम सी होती है ना, तो इससे चोरी किए गए फंड को छुपाना और इस्तेमाल करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो इनका नाम आने का मतलब है कि वजीर-एक्स पर हुआ हमला एक बहुत ही संगठित और शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन था। ये जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बाप रे, ये तो हुई कि किसने किया वाली बात। लेकिन जो लोग इस हमले का शिकार हुए, उनके लिए तो बड़ा सवाल हमेशा से ये रहा है कि हमारा पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। और यहीं पर दूसरी बड़ी खबर आती है, रिकवरी प्लान। सही। और देखिए, ये रिकवरी का सफर आसान नहीं रहा है। आपको याद होगा कि वजीर-एक्स ने पहले भी एक प्लान लाने की कोशिश की थी। हाँ, कुछ हुआ था, लेकिन सिंगापुर हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। हाँ, वो एक बड़ा कानूनी रोड़ा था। सिंगापुर का कानून वित्तीय मामलों में काफी सख्त है। और शायद पिछली योजना उन मानकों पर खरी नहीं उतरी, या उसमें कोई कानूनी कमी रह गई थी। हाँ, उस वक्त तो काफी निराशा हुई होगी यूजर्स को, उम्मीदें टूटी थी। लेकिन अब लगता है कोई नया रास्ता निकला है। क्या है नया प्लान? खबर है कि वजीर-एक्स के करीब 1.5 लाख प्रभावित यूजर्स ने वोट करके एक नए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। अच्छा, यूजर्स ने वोट किया? हाँ, ये वोटिंग अभी हाल ही में 30 जुलाई से 6 अगस्त 2025 के बीच हुई है। 1.5 लाख यूजर्स। पैसा फंसा हो तो किसी भी समाधान पर उनकी सहमति जरूरी होती है। सही बात है। ये दिखाता है कि शायद लोगों को अब लग रहा है कि चलो कुछ नहीं से कुछ भला, कम से कम रिकवरी की एक दिशा तो तय हुई, एक उम्मीद जगी है। लेकिन ये प्लान है क्या? मैंने सुना है कि सीधे पैसे वापस नहीं मिल रहे, बल्कि कंपनी कुछ रिकवरी टोकन जारी कर रही है। हाँ, रिकवरी टोकन। ये टोकन वाला सिस्टम क्या चीज है? क्या ये सिर्फ एक डिजिटल पर्ची है या इसमें कुछ असली दम भी है? ये कैसे काम करेगा? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, रिकवरी टोकन का इस्तेमाल क्रिप्टो की दुनिया में पहले भी हुआ है, जब बड़े एक्सचेंज हैक हुए हैं। अच्छा, पहले भी हुआ है? हाँ, इसका मूल आइडिया ये है कि एक्सचेंज अपने प्रभावित यूजर्स को उनके नुकसान के अनुपात में, मतलब जिसका जितना नुकसान हुआ उस हिसाब से एक नया डिजिटल टोकन देता है। ये एक तरह का वादा है कि हम आपका नुकसान मानते हैं और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो फौरन पैसा नहीं मिलेगा, ये साफ है? नहीं,
फॉरेन कैश नहीं मिलेगा। ये टोकन एक तरह का IOU है, मतलब हम आपके ऋणी हैं। ओके, IOU। हाँ, उम्मीद ये होती है कि समय के साथ या तो इन टोकन्स का अपना कोई मूल्य बन जाएगा, शायद एक्सचेंज उन्हें ट्रेड करने दें, या एक्सचेंज खुद धीरे धीरे इन टोकन्स को यूजर्स से वापस खरीदेगा जब उसकी आर्थिक हालत सुधरेगी। अच्छा। या फिर इन टोकन्स के बदले भविष्य में ट्रेडिंग फीस में छूट या दूसरे फायदे दिए जाएंगे। कई मॉडल हो सकते हैं। तो ये तो लंबा खेल लग रहा है, मतलब यूजर्स को काफी सब्र रखना होगा। बिल्कुल, सब्र तो रखना ही होगा। लेकिन इस नए प्लान में खास बात है जो शायद इससे पिछली बार से अलग बनाती है और इसके सफल होने की उम्मीद जगाती है। क्या खास बात है? वो है इसका कानूनी ढांचा, लीगल स्ट्रक्चर। अच्छा, पिछले योजना तो कानूनी पछड़े में फंसी थी, आपने बताया। इस बार क्या अलग किया है? इस बार इन रिकवरी टोकन्स को जारी करने और मैनेज करने का काम ज़ेनेमाई इंडिया को सौंपा गया है। ज़ेनेमाई इंडिया, ये वजीरेक्स की भारतीय इकाई है ना? हाँ बिल्कुल, ये वजीरेक्स की इंडियन एंटिटी है और ये बदलाव बहुत सोच समझकर किया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया सिंगापुर के कानूनों के हिसाब से सही हो। ओह, सिंगापुर वाला एंगल। हाँ, जैसा मैंने कहा, सिंगापुर के नियम सख्त हैं। ज़ेनेमाई इंडिया के जरिए से चलाने से ये उम्मीद है कि ये प्लान कानूनी तौर पर टिक पाएगा और सिंगापुर कोर्ट में से चुनौती देना मुश्किल होगा या इसकी मंजूरी बनी रहेगी। ये कानूनी दांव पे सुलझाना बहुत जरूरी था। समझ गई। तो मतलब कानूनी तौर पे इसे ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, वजीरेक्स तो इस प्लान को तेज और फेयर, फास्ट एंड फेयर बता रहा है। अब फेयर तो शायद इसलिए कि सबको नुकसान के हिसाब से टोकन मिल रहे हैं, चलो मान लिया। पर तेज, क्या ये वाकई तेज लगता है आपको? देखिए, ये तेज शब्द पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। रिकवरी का रास्ता खुलना इतने सालों के बाद ये अपने आप में तेजी दिखाता है क्योंकि मामला अटका हुआ था। उस नजरिए से ये तेज है। हाँ, उस लिहाज से तो है। लेकिन अगर यूजर के नजरिए से देखें कि उसे अपना पैसा कब हाथ में मिलेगा तो ये प्रक्रिया तेज नहीं कही जा सकती। नहीं। रिकवरी टोकन का असली मूल्य मिलना या उनका कैश में बदलना, इसमें महीनों या शायद साल भी लग सकते हैं। साल भी? हाँ, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। वजीरेक्स खुद कितनी जल्दी रिकवर करता है ना? क्रिप्टो मार्केट कैसा रहता है और इन टोकन्स के लिए क्या कोई बाजार बन पाता है या नहीं। तो तेज शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी शब्द है, कह सकते हैं। तो कुल मिला के यूजर्स के लिए ये एक मिली जुली भावना वाली स्थिति है, मतलब कंफ्यूजिंग है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ सालों के इंतजार के बाद चलो कोई रास्ता तो निकला, रिकवरी प्लान मंजूर हो गया, हैकर्स का भी पता चल गया कि कौन थे, ये एक राहत की बात है। हाँ, एक क्लोजर मिला कि किसने किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि पैसा हाथ में आने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा, और ये भी पक्का नहीं कि इन टोकन्स की कीमत आखिर में कितनी मिलेगी। एकदम सही कहा। ये एक उम्मीद की किरण जरूर है, पर मंजिल अभी दूर है। यूजर्स को ये समझना होगा कि उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत धैर्य है। हाँ, और एक्सचेंज से मिलने वाली जानकारी पर लगातार नजर रखनी होगी। उन्हें पता करना होगा कि इन टोकन्स का क्या होगा, क्या वो ट्रेड हो पाएंगे, कब और कैसे उन्हें भुनाया जा सकेगा। व्यावहारिकता यही कहती है कि एक लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन कम से कम अब एक स्वीकृत योजना है जो पहले नहीं थी, ये तो मानना पड़ेगा, और कानूनी अड़चनों को दूर करने की कोशिश भी दिख रही है। हाँ, और यही सबसे सकारात्मक पहलू है। एक तयशुदा प्लान का होना और कानूनी ढांचे को दुरुस्त करना, ये दिखाता है कि कंपनी मामले को सुलझाने के लिए गंभीर है। ज़ेनेमाई इंडिया का रोल और सिंगापुर कानूनों का पालन करना, ये सब इस प्लान को जमीन पर उतारने में मदद कर सकता है। तो अगर हम इन दोनों बड़ी घटनाओं को जोड़कर देखें, एक तरफ लाजरस ग्रुप जैसे बड़े खिलाड़ी का नाम हैकिंग में आना, खतरनाक ग्रुप, और दूसरी तरफ इस नए रिकवरी प्लान को मंजूरी मिलना, तो इसका पूरा मतलब क्या निकलता है? हम कहाँ खड़े हैं इस कहानी में? इसका मतलब है कि कहानी के दो बड़े हिस्से अब हमारे सामने हैं। मतलब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है। अच्छा। पहला हिस्सा था रहस्य, ये किया किसने, जिसका जवाब अब लाजरस ग्रुप के रूप में मिला है, या कम से कम दावा किया जा रहा है। ये जानने से हमले की गंभीरता और उसकी पीछे की बड़ी साजिश का अंदाजा लगता है। हाँ। दूसरा और शायद ज्यादा अहम हिस्सा था समाधान, नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जिसका जवाब अब इस नए रिकवरी प्लान के रूप में सामने आया है। भले ये समाधान फौरी ना हो और इसमें समय लगे, पर कम से कम एक रास्ता तो बना है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और भारत के क्रिप्टो सेक्टर के लिए इसके क्या मायने हैं? इतनी बड़ी हैकिंग, फिर ये धीमी रिकवरी प्रक्रिया, यूजर के भरोसे पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लोग अब डरेंगे क्रिप्टो में आने से? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, जब वजीरेक्स हैक हुआ था तो भारत में क्रिप्टो को लेकर जो थोड़ा बहुत भरोसा बन रहा था ना, उसे तगड़ा झटका लगा था। बिल्कुल।
235 मिलियन जैसी रकम का गायब हो जाना लोगों को डरा रहा है। अब लैजरस ग्रुप का नाम आना एक तरह से डर को और पुख्ता करता है कि देखो कितने बड़े खतरे हैं इस स्पेस में। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वजीरेक्स इस रिकवरी प्लान को ठीक से लागू कर पाता है, भले ही धीरे धीरे, तो ये एक मिसाल भी बन सकता है। मिसाल कैसे? किस तरह की मिसाल? मिसाल इस बात की कि कैसे एक बड़ा एक्सचेंज ऐसी मुसीबत से उबर सकता है और अपने यूजर्स के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। अगर ये प्लान सफल होता है तो ये दिखाएगा कि क्रिप्टो कंपनियां जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। ये भविष्य में दूसरे एक्सचेंजों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इससे शायद यूजर्स का टूटा हुआ भरोसा कुछ हद तक वापस जुड़ सके। लेकिन एक लेकिन भी है, अगर ये प्लान अटक गया या टोकन की कोई कीमत नहीं मिली, तब तो भरोसा और टूटेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो धारी तलवार है। सफलता मिली तो भरोसा बढ़ेगा, नाकामी मिली तो क्रिप्टो सेक्टर की छवि को और नुकसान पहुंचेगा। और भारत में तो वैसे ही क्रिप्टो का भविष्य भी अनिश्चित है। हाँ, रेगुलेशन पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसी घटनाएं और उनके नतीजे इस सेक्टर की दिशा तय करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। और ये नियामकों, रेगुलेटर्स के लिए भी एक संकेत है। कैसा संकेत? कि एक्सचेंजों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के कितने सख्त नियम होने चाहिए, उनको सोचने पर मजबूर करेगा ये। सही बात है। तो कुल मिलाके वजीरेक्स की ये कहानी अभी जारी है और एक नए, कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। चलिए आज की बातचीत की मुख्य बातें एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। हाँ जरूर। पहली बात, 2024 में वजीरेक्स पर हुए $235 मिलियन के हैक के पीछे नॉर्थ कोरिया के खतरनाक लैजरस ग्रुप का हाथ होने की बात सामने आई है। ये बड़ा खुलासा है। दूसरी, लगभग 1.5 लाख प्रभावित यूजर्स ने वोट करके एक नए रिकवरी प्लान को मंजूरी दे दी है। यूजर्स की सहमति। तीसरी, इस प्लान के तहत यूजर्स को उनके नुकसान के बदले रिकवरी टोकन्स दिए जाएंगे, फॉरेन कैश नहीं। हाँ, ये टोकन सिस्टम है। चौथी, इन टोकन्स को ज़ेनमाई इंडिया मैनेज करेगा ताकि ये सिंगापुर के कानूनों के मुताबिक हो, कानूनी पेंच सुलझाने की कोशिश, लीगल कंप्लायंस। और पांचवी, वजीरेक्स इसे तेज और फेयर बता रहा है, लेकिन असल रिकवरी में यूजर्स को समय लगेगा और बहुत सब्र रखना होगा। हाँ, 30 पर सवालिया निशान है थोड़ा। लेकिन हाँ, यही हैं अब तक के बड़े अपडेट्स। किसने किया और कैसे ठीक होगा, इन दोनों सवालों पर कुछ रोशनी पड़ी है। बिल्कुल। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, इस चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ते हैं जो शायद अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी घटना को देखें, लैजरस जैसा बड़ा नाम, इतनी बड़ी चोरी, फिर ये टोकन वाली जटिल रिकवरी, ये सब देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या ये घटना भारत जैसे देशों में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए रेगुलेशन और सुरक्षा नियमों को और सख्त बनाने का दबाव डालेगी? बहुत मौजूद सवाल है ये। क्या हम भविष्य में देखेंगे कि सरकारें और नियामक संस्थाएं एक्सचेंजों के लिए कड़े सुरक्षा ऑडिट, शायद कोई बीमा कवर और जवाबदेही के नए नियम ला रही हैं? क्या ऐसा होगा? ये सवाल बहुत अहम है। अक्सर ऐसी बड़ी घटनाएं ही रेगुलेटरी बदलावों को जन्म देती हैं, ट्रिगर करती हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर चल रही बहस को कोई नई दिशा देता है। क्या एक्सचेंजों को अपनी सुरक्षा और यूजर फंड की गारंटी के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा? ये भविष्य ही बताएगा, लेकिन उम्मीद तो यही करनी चाहिए। और एक और सवाल है कि समय के साथ इन रिकवरी टोकन का क्या होगा? क्या ये वाकई लोगों के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। इनकी कहानी भी अभी लिखी जानी बाकी है। बिल्कुल। इन टोकन्स का भविष्य कई चीजों पर निर्भर करेगा। वजीरेक्स की अपनी माली हालत कैसी रहती है, क्रिप्टो मार्केट का उतार चढ़ाव कैसा रहता है, और क्या इन टोकन्स का कोई इस्तेमाल, कोई यूटिलिटी विकसित हो पाती है या नहीं। तो इन्हीं सवालों के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है वजीरेक्स मामले में हुए इन नए मोड़ों की तस्वीर आपको थोड़ी साफ हुई होगी। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को इससे मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, वजीरेक्स केस की अगली सुनवाई की तारीख जल्द सामने आएगी। हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।